हाँ हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में EAN रूल के बारे में। ठीक है, अपन देखेंगे कि EAN रूल काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। ठीक है बच्चों, अभी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे EAN रूल का मतलब क्या होता है। फुल फॉर्म जो हम लिखते हैं इसका वो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN रूल का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, IUPAC देखा। IUPAC नॉमेनक्लेचर चलने के बाद हम लोग एक नई चीज पे आए हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EAN रूल क्या होता है। अब बच्चों ये रूल हमें क्या बताता है, ये रूल हमें यह कहता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन आपका है जिसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, मेटल लिगेंड प्रेजेंट है, तो टोटल अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ वाले, वो टोटल इलेक्ट्रॉन रिलेट करने चाहिए नोबल गैस के साथ। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन से मैच करता है, इट मीन्स वो कंपाउंड स्टेबल होगा, नहीं करता है तो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई। क्या कहा इस रूल ने, इस रूल ने हमको कहा कि भैया अपन ने कहा ये है सेंट्रल मेटल आयन, इसके चारों तरफ आपके लिगेंड भी हैं, आयंस भी हैं, सब प्रेजेंट है। लिगेंड भी है और अपने क्या है, ये लिगेंड के लिए L लिख दिया मैंने, आयंस के लिए I लिख दिया। I मतलब आयंस, L मतलब लिगेंड्स। आयंस कैटायंस भी हैं, एनायंस भी हैं, मेटल के चारों तरफ प्रेजेंट है वो लोग। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों कि ये जो चारों तरफ प्रेजेंट है, मेटल के चारों तरफ लिगेंड और क्या चीज, आयंस। अब ये जो चीजें सारी प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या चीज कहते हैं कि ये जो प्रेजेंट है सारी चीजें, तो ये क्या बताती है अपन को कि मेटल के चारों तरफ ये प्रेजेंट है, और इनके जो अब ये प्रेजेंट है इसका मतलब इनके इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के चारों तरफ कितना हो जाता है, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेट करना चाहिए आपके नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के साथ। बात समझ में आ गई। क्योंकि अगर अपन नॉर्मल बात करते हैं, अगर सिंगल मेटल होता है तो मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं, S ब्लॉक, B, P वाले, D वाले, F वाले। ठीक है, F में अपन जो आगे चलते हैं और फर्दर तो F वाले भी आ जाते हैं D सीरीज में। ठीक है, तो अपन अभी तक तो SP, D वाले की बात कर लेते हैं। अब मेटल अकेला है तो भाई इसके खुद की शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन जब इसके चारों तरफ लिगेंड और आयंस हैं तो उनके भी कंबाइन इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। अब अपन यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि अगर लिगेंड और इलेक्ट्रॉन जो आयंस प्रेजेंट हैं, उन सबके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं, उसके इक्वल हो जाते हैं, नोबल गैस के इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब हम उसको स्टेबल मानेंगे, और जिसके मैच नहीं करेंगे इसका मतलब वो क्या होगा, अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। ये हमको कौन बोलता है, EAN रूल बताता है। इसी को अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड CMI इन अ कॉम्प्लेक्स। CMI बच्चों क्या चीज है, सेंट्रल मेटल आयन, जो कि लिगेंड से बॉन्डिंग कर रहा है, ये हम पहले ही कहते आ रहे हैं। तो आपको पता चल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके चारों तरफ होने चाहिए, सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ। और कौन सा सेंट्रल मेटल आयन, कॉम्प्लेक्स का मेटल। ठीक है, सेकंड चीज हमने कही, कैलकुलेट EAN नंबर एंड रिलेट इट विथ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे दूसरी चीज हम क्या, दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि EAN नंबर आपको निकालना पड़ेगा और आप उसको रिलेट करो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अगर इफ इट मैच विथ नोबल गैस देन कंपाउंड इज स्टेबल। अगर वो मैच कर जाता है, उसके इक्वल हो जाता है, इसका मतलब वो नोबल गैस के अकॉर्डिंग उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। EAN रूल क्या कहा, क्या कहता है हमें, फॉर्मूला क्या होता है इसका, EAN का रूल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सबसे पहले आप क्या करोगे, सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर निकाल लोगे। बात समझ गए। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ये क्या चीज है, ये तो सीधी सी बात हो गई, जो उसका एटॉमिक नंबर है आपके मेटल का आप लिख दोगे। ठीक है, ये क्या चीज है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आयन। इसका मतलब आपका जो सेंट्रल मेटल आयन था, जैसे आयरन की हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल हमने आयरन का ही लिखा, आयरन की बात कर लो तो आयरन का आपको पता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर 26। ठीक है, अब ये तो क्या है, ये जब मेटल अपनी नॉर्मल स्टेट में है, अब ये क्या करेगा, ये आयन में चेंज होगा। आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, तब आयन बनाएगा। और अपन को पता है कि मेटल एट मीन्स ये जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। आयरन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और अगर अपन चाहें जिस कॉम्प्लेक्स का आपको निकालना है कि भैया उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तब जाके वो आयन बना, इसका मतलब उस पर कोई ना कोई चार्ज होगा। अपन मेटल का सब चार्ज निकालते आए बच्चों IUPAC के अंदर कि कुछ के ऊपर +2, किसी पे +3 था। और जनरली हम अगर बात करें तो 3D सीरीज, जो पहली D सीरीज होती है, उसमें अगर आप बोलोगे तो हमेशा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 और +3। या तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो सीधा। अगर आपको कंफ्यूजन हो ना बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हो O.S, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
सेंट्रल मेटल आयन, CMI। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें और इजी लगेगा पढ़ने में, ठीक है, समझने में आसानी रहेगी। हमने क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आयन, बात एक ही है लेकिन घुमा के बोल दी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए उसको आयन बनने में, इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आयरन का अपन को पता है, अगर अपन कॉम्प्लेक्स से निकाल देते हैं, कॉम्प्लेक्स से चार्ज निकाल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उस पर चार्ज कितना आएगा। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो इस पे चार्ज कितना हो गया, -6। ठीक है, कल अपन ने देखा था, इसको आप रखोगे, वैल्यूज निकाल के रखोगे तो आपके पास इसका वैल्यू निकल के आएगा ये +2, क्योंकि मान लो माइनस चार्ज था और अगर हम पोटेशियम वहां पे रख देते आयन, माइनस चार्ज को फुलफिल कौन करता, पोटेशियम, तो ये कितना चार्ज हो जाता, K4 FeCN6, K4 मतलब प्लस का 4 हो जाता हमारे पास, क्या आ जाता, +4 यहाँ। ठीक है, आप चाहे इसको भी फॉर्मूले में रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, या हम इस तरीके से देख लें, K4 के साथ पोटेशियम के साथ देख लेते हैं, तो क्या होगा, ये +4 यहाँ, इसका -6 यहाँ, आप अगर निकालोगे कैलकुलेट करके आंसर तो आपके पास कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। कैसे भी करके घुमा के देख लो, आंसर आपके पास जो आयरन की आएगी बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आपके पास आ जाएगी +2, है ना, निकाल के देख सकते हो आप। अब अपन ने क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयरन को आयन बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़े, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तब जाके ये Fe+ में आ गया। ठीक है, Fe+ में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हो गया, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। प्लस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय CMI फ्रॉम लिगेंड, लिगेंड ने अब मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, लिगेंड क्या कर रहा है, काम क्या है लिगेंड का, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2, 4, 6 जितने भी देता है वो अपन को पता है। ठीक है, और ये जनरली कितने देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब जितने लिगेंड है उसके अकॉर्डिंग डोनेशन होता है, बात समझ में आ गई। एक लिगेंड हमें पता है 2 ही देगा, लोन पेयर देगा, लोन पेयर का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक अगर 2 देता है तो बाकी सारे जितने आएंगे, जैसे 5 है 6 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नंबर बताते जाएंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, EN रूल, EN नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, एटॉमिक नंबर निकालो CMI का, माइनस कर दो उसमें से क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस कि लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उनको, कैलकुलेट करके आप निकाल लोगे बच्चों, आंसर आपके पास आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई अपन इतनी बात करते आ रहे हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड कंपाउंड है, स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड हम कहते हैं भैया पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, या अनस्टेबल है या टूट जाता है फटाफट, उसका बारे में जानकारी निकाल लेते हैं, पता कर लेते हैं स्टेबल है कि नहीं है। तो EN रूल के अकॉर्डिंग ये स्टेबल है कि नहीं, इसकी स्टेबिलिटी हम पता कर, आपने क्या किया, आयरन की निकाल ली स्टेट, आपको पता है एटॉमिक नंबर ऑफ CMI आ गया 26, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं या आयंस बोल देते हैं, वो कितने आ गए बच्चों अपने पास, -2, ये टू ही है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली कि प्लस यहाँ पे कितने हो गए, कितने लिगेंड ने डोनेट किए इलेक्ट्रॉन, तो CN साइनाइड जो था उसने क्या करता है, वो 2 लोन पेयर दिए, अब 6 हैं वहाँ पे, एक ने 2 दिए तो 6 ने कितने दिए, तो 6 दूनी 12, 6 × 2 12 आ जाएगा, 6 है ना, एक ने 2 दिए तो 6 ने कितने दिए, 12 दिए, 12 दिए। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लो, 12 + 2 24, कैसे करोगे, 24 + 12 कितना आ गया, 36। ठीक है, समझ में आ गया। क्रिप्टॉन है ना, इसका जब अपन निकाल लेते हैं तो आप देखोगे कि 36 आता है, 36 इसका टोटल आया, तो क्रिप्टॉन का आपको पता है कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा टोटल। बात समझ में आ गई। ठीक है, कैसे निकाला, ये निकल गया यहाँ पे माइनस होके 24। ठीक है, यहाँ ये माइनस हुआ, यहाँ ये प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, पहले मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस करके दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो आपके पास आंसर निकल के आ गया 36 है। क्रिप्टॉन से रिलेट करता है, इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा। अब अपन स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं अदर कंपाउंड्स की, मैं आपको कुछ दे देती हूँ कंपाउंड्स, आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ ये कंपाउंड बनते हैं कि नहीं बनते। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं साइड में आपको क्वेश्चन लिख के दे देती हूँ बच्चों, ये रब कर दूँ यहाँ से, ये चीज़ समझ में आ गई कैसे आया, रब कर दें इसको। अब अपन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, अब आप खुद सॉल्व करके बताइए कि ये आंसर सही है कि नहीं है। इनका पता लगाओ बच्चों, ये कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं है, फर्स्ट और सेकंड, ये लीजिए। अब आपको कैलकुलेट करके निकालना है कि ये कंपाउंड स्टेबल होगा या नहीं होगा।
निकिल का और इसका प्लेटिनम का, ठीक है। सर्च कर लो, निकालो एक बार, मुझे भी अभी ध्यान नहीं आ रहा है इसका कितना है। कैलकुलेट कर लो, सर्च करके निकालो कितना आता है। हाँ सर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, निकालो। अभी मैंने बोला ना ये चीज़, कैलकुलेट करके निकालो कितना आता है। आप पहले उसका वो निकालो कितना आता है एटॉमिक नंबर। धीरे धीरे, और मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ यहाँ पे, इसको भी नोट कर लो, इनका भी कैलकुलेट करके निकालो। प्लेटिनम निकिल का 28 होता है। निकिल का जो है एटॉमिक नंबर जो निकलेगा बच्चों 28 होगा उसका। निकिल का एटॉमिक नंबर जो है वो 28 आता है। वो आप कैलकुलेट करके देखो कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। कैसे आता है फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। नोबल गैसेस, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए 2, 8, 18, उसके बाद अपन बात करते हैं कितना 32 आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। 54, 36 और 54 टोटल होता है। वो अपन लोग निकालते हैं ना लोअर क्लासेस में एटॉमिक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ये इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब यहाँ जो जो मैच करता जा रहा है इट मीन्स वो स्टेबल है, जो नहीं मैच कर रहा है इट मीन्स वो अनस्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे ना, ये देखो मैं बता देती हूँ ये चीज़। अपन चारों की बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसको हटाती हूँ मैं अभी, ठीक है। यहाँ देख लो, अगर आप बात करते हो तो इसका निकल गया कितना, प्लेटिनम का कितना आया था एटॉमिक नंबर 78, ठीक है। अपन ने एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल आयन का ले लिया 78, ठीक है। आयन बनने के लिए उसका वो कितनी थी, प्लस का 2 होगा उसमें। प्लेटिनम की कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, -6 है और +4 है इसकी। 4 यहाँ पे आ गई, -4 इंटू क्लोरीन जो है, क्लोरीन भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 क्लोरीन है, 6 दूनी 12, ठीक है, +12 कितना निकल जाएगा 74 + 12 86 मैच कर रहा है क्या, 86 इससे कर रहा है, ठीक है। रेडॉन लास्ट में, ठीक है, तो आर एन रेडॉन से कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो हो गया बच्चों ये मतलब कंपाउंड स्टेबल है। सेकंड वाले पे चलते हैं, निकिल का अपन ने देख लिया 28, ठीक है। उसमें अपने पास है -2 है इसके ऊपर चार्ज, ठीक है। कंपाउंड पे -2 चार्ज है, तो इसका मतलब इस पे कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा। क्लोरीन का चार्ज कितना होता है -4, ठीक है, तो इसका कितना हो गया +2, ठीक है। +2 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, सॉरी ये 2 प्लस 4 क्लोरीन, 4 2 8, कितना आ जाएगा 26 + 8 34, आने का मतलब ये अनस्टेबल हो गया, NiCl4, ठीक है, सही है। निकिल का सिल्वर का एटॉमिक नंबर निकालो। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये जो है लास्ट की सीरीज के अंदर है, तो एक बार देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है। एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर, थर्ड वाला क्या है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, कैसे। आयरन का अपना निकला था कितना 26 है आयरन का 26, और उसमें अपन ने देखा अगर -3 इस पे चार्ज है, इसका मतलब इस पे कितना चार्ज होगा +3 हो गया,
मतलब 3 और प्लस 12 है ना, 23 प्लस 12 कितना आ रहा है 35, 35 आते ये क्या हो गया बच्चों, अनस्टेबल हो गया ये, ठीक है। तो क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है निकिल, निकिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, निकिल आयन है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने आयन पढ़ा था, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा था। ईएन रूल के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो अपन ने सिर्फ ये कहा कि ईएन रूल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो नंबर है जो क्या करता है बच्चों, स्टेबिलिटी बताता है कंपाउंड की। अगर उनका कॉन्फिगरेशन नंबर, टोटल नंबर अगर अपन निकाल लेते हैं, नोबल गैस के साथ मैच करता है तो स्टेबल है, नहीं मैच करता तो अनस्टेबल है। तो अपन ने देख लिया इसमें कैलकुलेट करके, ठीक है। सिल्वर के लिए कैलकुलेट करोगे, सिल्वर का कितना है एटॉमिक नंबर 47, ठीक है। और यहाँ पे अपन को पता है अमोनिया, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होगा और इस पे क्या चार्ज है, प्लस का चार्ज है। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा सिल्वर पे, +1, ठीक है, +1 होगा, +1 होगा ना। कंपाउंड जो है वो आपका पॉजिटिव है बच्चों, तो ये सिल्वर पे चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। 1 इंटू अमोनिया पे कितना है 0 चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने देगा 2। अमोनिया पे चार्ज कुछ भी नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 2 देगा। 2 4 8, 46 प्लस 8 कितना आया, 8 और 6 4, 54। क्या 54 मैच कर रहा है जेनॉन से, इसका मतलब ये स्टेबल है। तो दो कंपाउंड आपको पता चल गए, दो कंपाउंड स्टेबल है, दो कंपाउंड अनस्टेबल है। फर्स्ट वाले की हम लोगों ने बात करी बच्चों, इसका कितना नंबर आया 86, 86 मैच कर रहा है, सॉरी फर्स्ट वाला ये रहा, फर्स्ट वाले का हमने निकाला कितना है अपने पास 86, ये स्टेबल है। इसका अपन ने निकाला कितना निकला बच्चों 34, तो ये अनस्टेबल है। इसका हम लोगों ने निकाला इसका 35, तो ये अनस्टेबल है। और इस वाले की बच्चों अपन ने बात करी, मिला लिया, तो इसका कितना है 54, जो कि कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे अपन को समझ में आ गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है, हम लोगों ने देख लिया क्या है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं आगे थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। बात समझ में आ गई। एक ही टॉपिक है बच्चों, इससे क्या होते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है, कैसे आप उसको कैलकुलेट करोगे और कैसे फाइंड आउट करोगे, समझ में आ गया। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ कितने प्रेजेंट हैं, और वो प्रेजेंट किसके होंगे, मेटल और सॉरी लिगेंड और आयंस के, ठीक है। वो हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। कैलकुलेट करके अगर उसका नंबर मैच करता है नोबल गैस से, मतलब कंपाउंड स्टेबल है, नहीं मैच करता है इसका मतलब अनस्टेबल है। लेकिन ये कौन सी थ्योरी कहती है, ये EAN रूल कहता है। ये हो सकता है ये रूल बदल जाए, बात समझ रहे हो मेरी। ये रूल जो है बच्चों कई जगह पे क्या हो सकता है, कई जगह पे वर्क करे, कई जगह पर नहीं करे, तो कुछ एक्सेप्शन भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब ये रूल जो है ये कहाँ पे वर्क करता है, कुछ नहीं करता जगह पे, तो हम वहाँ पे दूसरे रूल्स काम में लेते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों EAN रूल के बाद हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, अपने थ्योरीज पे, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरीज क्या हैं और वो हमें किसने दी थी और क्या समझाई थी, ये रब कर दूं। इसके बाद आप लोग जो पढ़ोगे वो एक एटॉमिक 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी पढ़ोगे बच्चों, जो ये पढ़ा ना अपन ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उसके बाद एक रूल और आता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो पहले हम थ्योरीज देखेंगे, उसके बाद वो रूल देखेंगे, और फिर वो और ये कहाँ मैच कर रहे हैं और कहाँ उन लोगों के बीच में कि क्या कमी आ रही है, कि कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनको ये गलत साबित करता है, एक्सेप्शन जिन पे ये वर्क नहीं कर पा रहा, तो वहाँ 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपका काम करेगा, वो हम देखेंगे। लेकिन पहले थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे, ताकि थ्योरी से आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों और क्लियर हो जाए, ठीक है। थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों मैंने आपको पहले बता दिया था, थ्योरीज पढ़ रहे हैं अपन लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी बच्चों 3 होती हैं, जिसके अंदर अपन पहली थ्योरी पढ़ते हैं वर्नर की थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऊपर। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा वर्नर थ्योरी के ऊपर, कि वर्नर थ्योरी क्या है और क्या बताती है, ठीक है। एक तो आ गया आपका वर्नर थ्योरी। सेकंड थिंग है बच्चों आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको अपन शॉर्ट में VBT कह देते हैं बच्चों। और थर्ड वाली जो हम पढ़ते हैं वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। अब ये जो दो थ्योरीज हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे आज वर्नर की थ्योरी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम 3 थ्योरीज के थ्रू समझते हैं कि ये थ्योरी क्या बताना चाह रही है।
कैसे बताती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन। ये हम लोगों को बच्चों 3 थ्योरी के थ्रू पता चलेगा। एक है वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नाम समझ में आ रहा है ना, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, समझ लेना इसको। अब बच्चों अपन पहले वाले पे चलते हैं, वर्नर थ्योरी के ऊपर, कि वर्नर थ्योरी अपन को क्या कहती है। ठीक है, वर्नर की थ्योरी, साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर, उन्होंने एक थ्योरी अपनी दी थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो आप कहोगे अल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन छोटा आ सकता है कभी भी। तो वर्नर को ही फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत सिंपल फॉर्म में समझाया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड असल में होता क्या है। बात समझ में आ गई। अब बच्चों वर्नर थ्योरी जो होती है वो हमें बताती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्या मिलती है बच्चों, 2 तरह की वैलेंसीज मिलती है। अकॉर्डिंग टू वर्नर 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज आर देयर। आप लिख सकते हो इसको, वर्नर थ्योरी में अपन इसको पहले क्या कह दिया, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसके बाद बात करते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू वर्नर 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज आर देयर। फर्स्ट इज प्राइमरी और सेकंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है, इसने कहा वर्नर ने वैलेंसीज जो होती है बच्चों 2 टाइप की वैलेंसी कहेंगे अपन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब क्या डिफरेंस होता है वो एक बार नोट कर लो आप, मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब बच्चों हम लोग थ्योरीज की बात कर रहे थे। थ्योरीज हम लोगों ने कहा था जिसमें 3 थ्योरीज के बारे में डिस्कस कर लिया। तो पहला अपन थ्योरी बात कर रहे हैं आज वर्नर की थ्योरी। अब वर्नर थ्योरी बच्चों अपन लोगों ने पढ़ी, किसने दिया था, अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था। किसमें दिया था, 1893 में, ये नोट कर लेना। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये अगर क्वेश्चन आता है आपके पास छोटा सा कि वो हु इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, अल्फ्रेड वर्नर, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझना बहुत आसान कर दिया। कैसे किया, अब वो देख लेते बच्चों। अकॉर्डिंग टू वर्नर, वर्नर ने हमें क्या कहा बच्चों कि CMI हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल आयन, जिसके चारों तरफ लिगेंड और आयन जुड़े हुए हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि सेंट्रल मेटल आयन जो होता है बच्चों वो 2 तरह की वैलेंसीज शो करता है, 2 टाइप की वैलेंसीज बताता है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसीज। अब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या चीज है, तो हम समझते हैं प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। प्राइमरी वैलेंसी मतलब सीधा सीधा समझोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। और हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, हम इतने एग्जांपल्स करके आए, तो आप लोगों ने देखा किसी में +2, किसी में +3, किसी में +4। ये हम लोगों ने देखा किसकी, मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, वो बताते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, प्राइमरी वैलेंसी से। ठीक है, तो इसका मतलब इसको फुलफिल कौन करेगा, आयंस फुलफिल करेंगे। अगर बच्चों नॉर्मल बात की जाए तो कोई भी मेटल आयन है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मेटल है, मेटल जो होता है, मेटल पे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सीधी सी बात। तो अपन ने देखा है जितने भी मेटल हम लोगों ने देखे हैं, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं निकल की बात कर लेते हैं, आयरन की बात करते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, जनरली जब कंपाउंड बनाते हैं तो आपको पता है NiCl4 बन गया, FeCl3 बन गया। इस तरह के कंपाउंड हम देखते हैं क्योंकि क्लोरीन हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये होता है नेगेटिव, मेटल हो जाता है हमारा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। जनरल बात कर रहे हैं, जब हम कहते हैं कि मेटल जब भी कंपाउंड फॉर्म करेगा, जो अपन कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड बनते हैं, आयरन का हाइड्रोक्साइड आप लोगों ने सुना ही होगा, FeOH3 बोलते हैं अपन। ठीक है, आयरन का ऑक्साइड बनता है, तो अपन को पता है क्लोराइड बन रहा है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसका मतलब ये तो है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो ये हम पहले से जानते हैं कि मेटल आयन खुद पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या करता है, नेगेटिव आयन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, लिगेंड वाली बात अलग है कि लिगेंड अपने लोन पेयर दे रहा है उसको रखने के लिए, कहाँ, उसके d ऑर्बिटल में, इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, इसलिए बड़ा सा कंपाउंड बन जाता है। ये चीज भी हम समझ गए। अब बच्चों हम लोगों ने कह दिया कि वर्नर ने हमको एक चीज बताई, उसने क्या कहा, 2 टाइप की वैलेंसी आपके पास है, जिसमें प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, इसका मतलब वो पॉजिटिव होगी, तो सीधी सी बात है उसको फुलफिल कौन करेगा, नेगेटिव आयन, क्योंकि और कोई तो कर ही नहीं सकता। अभी मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताया, अगर उसकी जगह पे अपन पॉजिटिव आयन रख दें या न्यूट्रल रख दें, तो क्या वो फुलफिल कर पाएगा, उसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद पॉजिटिव मेटल है तो उसको नेगेटिव आयन ही चाहिए होगा। और सीधी सी बात है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल है, इसका मतलब वो आयनाइजेबल है, आयनाइजेबल है, क्योंकि खुद ये पॉजिटिव है तो उसको फुलफिल करेगा नेगेटिव, तो ये खुद कैसी हो गई, आयनाइजेबल हो गई, आयंस में डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आ गई, सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन ओनली, और कोई कर ही नहीं सकता, ये हम समझ चुके। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स,
इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा, कॉम्प्लेक्स कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, अब उसका शेप क्या होगा, शेप की बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए शेप क्या चीज़ होती है, ये देखो। अब मेटल आयन है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, मेटल के साथ कितने लिगेंड हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, मेटल के साथ दो भी हो सकते हैं बच्चों। अपन शेप की जब बात कर रहे थे, हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में देखा था, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। अब जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे इनका शेप भी तो कुछ ना कुछ होगा। एक है तो लीनियर होगा, दो है तो आप कैसे बोल दोगे, दो अगर अपन बताते एक या दो है तो वो लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तीन आ जाते हैं तो तीन क्या बना देते हैं, वो टी शेप बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 4 पे बात करते हैं तो स्क्वायर भी बनता है, ट्राइगोनल भी बनता है, दोनों टाइप के बनते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 की बात कर लेते हैं तो अपन कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनते जाते हैं, शेप बनते जाते हैं उनके। अब उनके शेप जो हो रहे हैं बच्चों, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, लिगेंड की वजह से हो रहे हैं, आयंस की वजह से नहीं हो रहे। इसका मतलब हमने क्या कहा कि प्राइमरी वैलेंसी आयन से जुड़ी हुई है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। नेगेटिव आयन के थ्रू ही सेटिस्फाई हो पाती है, इसीलिए वो शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बात खत्म। और उसको हम किससे बताते हैं, डॉटेड लाइन से बताते हैं। तो जब भी कंपाउंड में डॉटेड लाइन से बना हुआ स्ट्रक्चर होगा, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि वो प्राइमरी वैलेंसी है, मतलब वो क्या है, आयंस है, बात खत्म। अब सेकंड पे आते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी क्या चीज़ है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब वो नंबर जिससे कि सेंट्रल मेटल आयन अपने चारों तरफ कंपाउंड को जोड़ लेता है, बात समझ पाए, ठीक है। जैसे अपन क्या कह रहे थे, आयरन की अपन बता रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 +3 होती है, लेकिन आयरन क्या करता है, अपने चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 जनों को जोड़ सकता है। क्यों जोड़ सकता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल खाली है, डी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन लगेगा उतने ही तो लिगेंड जुड़ेंगे, बात समझ पाए। अगर हम आयरन के आपको बात करूँ कोऑर्डिनेशन एटॉमिक नंबर की, तो आप लोगों को पता है इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसका मतलब इसके अंदर कितने होंगे, 26 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 26 इलेक्ट्रॉन है तो डी में कितने जाते हैं, 1 2 3 4 5 और फिर 6। इसका मतलब इसमें 4 डी ऑर्बिटल जो है वो क्या है, अभी खाली है। खाली मतलब हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है, शिफ्ट करवा दिया जाए तो, बात समझ पाए। कैसे रखते हैं, इलेक्ट्रॉन जब रखे जाते हैं दूसरे लिगेंड के, तो बच्चों वो ऐसे रखे जाते हैं, क्योंकि ये जो 4 है आपको दिख रहा है ये तो भरा हुआ है, यहाँ तो गुंजाइश ही नहीं है। अब ये जो 4 बचे, चारों के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के साथ ये शिफ्ट हो जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे तो ये एक और इधर आ जाएगा, तो फिर ये हो गए 1 2 3 4 5 6 26 हो गए, क्योंकि 20 तो पहले ही भर चुके थे, है ना। अपन अब जो रूल देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको भी पता है कि डी में कहाँ से भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, 21 से। 21 वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, 21 से 26 तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भरने हमको, किसके लिए, आयरन के लिए। अब आपको पता चल गया ये 2 खाली हो गए पूरे। अब ये पूरे खाली क्यों चाहिए, क्योंकि लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है रखने के लिए, लोन पेयर देता है, इसलिए इसको पूरा खाली चाहिए भाई, आधे में काम ही नहीं चलेगा, ये भी हम जानते हैं, बात समझ में आ गई। अब अपन को पता है, अभी तक तो अपन कह रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अलग बात हो गई, और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब अलग बात हो गई कि ये लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास रख सकता है, तभी लिगेंड से बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन लेने से लिगेंड के साथ जुड़ेगा, बात करेगा, नहीं लेने होंगे तो बात ही नहीं करेगा। और कब बात करेगा, जब इसके पास रूम खाली होंगे, तभी उसके इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रखने देगा। रूम मतलब डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल, बात समझ गए बच्चों। तो सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कितनों के साथ जुड़ जाता है वो, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया सेंट्रल मेटल आयन का। उसके बाद हमने कहा ये नॉन आयनाइजेबल है, आयन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। लिगेंड अपने लोन पेयर इसके डी ऑर्बिटल में रख रहा है, तो कोई आयंस नहीं बन रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे नहीं रहा। आयंस कब बनते हैं, आयंस वाला कंपाउंड कब बनता है बच्चों, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं NaCl का, सोडियम की कोशिश रहती है कि अपना 11वां इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे दे, और जब वो अपना 11वां इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तब जाके उसका शेल खाली हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन देके अच्छा बन जाता है, तो पॉजिटिव हो गया। क्लोरीन नेगेटिव रहता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, छीन लेता है सोडियम से, उसकी इमेज नेगेटिव बन जाती है, बात समझ गए। तो ये मतलब आयन हो गए, जो कोई देगा और लेगा। यहाँ पे लेने देने की बात ही नहीं है, यहाँ पे क्या किए जा रहे हैं, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन खाली जगह पे रखे जा रहे हैं, तो रखने का मतलब यहाँ पे ये नॉन आयनाइजेबल हो गई, कोई आयंस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब अपन कह रहे हैं जब आयंस है ही नहीं तो इसको कोई भी सेटिस्फाई कर सकता है, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए चाहे न्यूट्रल लिगेंड आ जाए। तभी तो अपन ने लिगेंड के 3 टाइप देखे थे कल, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। तो इसका मतलब इसको कोई भी सेटिस्फाई कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स।
जो सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड से फुलफिल हो रही है, हमें पता है कि लिगेंड क्या बताएगा, शेप बताएगा। 2 है तो लीनियर, 3 है तो फिर शेप हो गया, टी शेप हो गया, 4 है तो फिर वो आप लोगों को पता चल जाएगा स्क्वायर बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल बन रहा है, तो मतलब वो लिगेंड की संख्या पे हो गया कितने लिगेंड जुड़े हैं। तो इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी जब लिगेंड को बताती है तो वो शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। और इसका रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो हम किससे करते हैं, थिक लाइन से करते हैं। पॉइंट समझ में आ गए क्या कहा। अल्फ्रेड नोबल साइंटिस्ट आए बच्चों, अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट आए। वर्नर को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत इजीली समझा दिया, बता दिया। अगर आपने ये पॉइंट पढ़े तो आप लोगों को भी लगा होगा कि अच्छा ये तो बहुत ईजी चीज़ है। जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे K4FeCl6 की कंपाउंड की, तो आप लोगों को पता चल गया यहाँ पे कि क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या चीज़ है, सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी की में अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आयन तो है ही नहीं क्योंकि वो वैसे ही न्यूट्रल हो चुका है चार्ज। और बाकी अपन ने बात करी आयरन की, तो आयरन के साथ क्या है, सिर्फ साइनाइड ही जुड़े हुए हैं जो कि सेकेंडरी वैलेंसी को बताते हैं। बात समझ पाए, ठीक है। हम लोगों ने कहा नेगेटिव आयन होता तो होता, और भी अदर एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे थे, उनमें देखे थे नेगेटिव आयन होते हैं, इसका मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी को शो करते हैं। और अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या बताता है, सेकेंडरी वैलेंसी को बताता है, ठीक है। प्राइमरी में हमने बता दिया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बताएगा, तो ये क्या होगा, आयनाइजेबल होगा, उसको नेगेटिव चार्ज ही आयन पूरा कर पाएगा। ये शेप भी नहीं बताता और इसको हम डॉटेड लाइन से बता देते हैं, इससे कोई शेप पे फर्क नहीं पड़ता। सेकेंडरी में हमने कह दी कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल आयन का कि कितने लिगेंड को जोड़ेगा, इस वजह से आयनाइजेबल तो होता नहीं है, उसकी वजह से कोई भी इसको आके फुलफिल कर सकता है। एक रीजन दूसरे रीजन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप ऐसे याद करना। तभी मैं आपको बता रही हूँ बार बार, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर आयनाइजेबल नहीं होता। आयनाइजेबल है ही नहीं तो इससे कोई भी जुड़ सकता है, क्योंकि आयनाइजेबल होता तो खुद एक चार्ज होता और दूसरे एक चार्ज को ही अट्रैक्ट करता, ठीक है। आयनाइजेबल है ही नहीं इसलिए किसी से भी जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई लिगेंड नंबर में ज़्यादा हो सकते हैं, तो भाई शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स को बताते हैं और इनको हम डॉटेड लाइन, क्योंकि ये मेन है, लिगेंड की शेप बता रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड इंपॉर्टेंट है, जो कि सेकेंडरी वैलेंसी में काम आते हैं, इसलिए हम इनको डॉटेड लाइन से बताते हैं। और जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसको थिक लाइन से बताते हैं। मेन लाइन है, थिक लाइन मोटी लाइन से बता रहे हो, इसका मतलब भाई ये मेन है, हाईलाइट करते हैं ना अपन मेन चीज़ को, ये मेन है, इसको हाईलाइट किया, उसको डॉटेड लाइन से भाई ठीक है कम में ही बता दो इसको, वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है बच्चों। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, जब इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके देखा कि भाई ये 2 टाइप की वैलेंसी होती हैं क्या। उसका एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन क्या था, कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया के साथ, एक्सेस अमोनिया के साथ क्या किया गया बच्चों, रिएक्ट करवाया गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की रिएक्शन करवाई गई। इन दोनों की अभिक्रिया हुई बच्चों, तो आप लोगों को देखो आप खुद CO अमोनिया, हमको पता है अमोनिया क्या होता है, एक्सेस में लिया है, मतलब इसका कोई भी क्वांटिटी नोन नहीं है। ये एक्सेस मतलब आपने क्या किया कि कोबाल्ट क्लोराइड लिया, उसमें बहुत सारा अमोनिया डाल दिया। अब अमोनिया में मॉलिक्यूल ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो ये कितने इससे जुड़ेंगे वो डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ गए ना, एक्सेस का मतलब अपन ने ज़्यादा क्वांटिटी ली है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इससे कितने जुड़ गए, कोबाल्ट 6 अमोनिया आयंस को जोड़ लेता है। कोबाल्ट को अपन ने कहा 6 इससे जुड़ गए। अब कोबाल्ट की जो थी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, मतलब प्राइमरी वैलेंसी, उसको फुलफिल करने के लिए क्लोराइड बाहर आ गए ब्रैकेट के बाहर कि भाई हम इसको फुलफिल कर देंगे तो हम -3 आयन यहाँ पे हो गए -3, फुलफिल हो गई, कंपाउंड स्टेबल। बात समझ गए, यहाँ प्राइमरी वैलेंसी भी आ गई, यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी भी आ गई, ठीक है। अब अपन ने देखा बच्चों कि अब इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के कंपाउंड आपको देखने मिले। जब आपने क्या किया, अमोनिया एक्सेस में डाला तो आपको एक कंपाउंड नहीं मिला, आपको बहुत सारे कंपाउंड मिल गए। बात समझ में आई, ठीक है। जहाँ पे हमें पता चला कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन कई बार प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी बिहेव किया और कई बार सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी उसने बिहेव किया। कैसे किया आप देखो, जब अपन ने एक्सेस में मिलाया तो एक बार येलो कलर का ये कंपाउंड मिल गया, एक और कंपाउंड हमने देखा पर्पल कलर का मिल रहा है। इसका मतलब कलर से आप आइडेंटिफाई कर पाए, ये अगर कलरलेस होता तो आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते। इसलिए डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कलर शो करते हैं। कलर शो होने की वजह से उनका प्रेजेंटेशन, उनका अपन कहेंगे अपीयरेंस आराम से पता चलता है। बात समझ पाए। अब कलर क्यों आता है ये भी देखो, क्या आपको पता है डी ऑर्बिटल ही कलर क्यों शो करते हैं, और कोई एलिमेंट कलर शो नहीं करते। एक्सेप्शन होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट कलर शो नहीं करते। अगर आपने देखा हो नमक सफ़ेद होता है, सोडियम वाइट या वाइटिश कलर का। अगर आप देखोगे ना, सोडियम मेटल पीस को हम काम में लेते हैं प्रैक्टिकल में,
आपने देखा होगा तो वाइटिश या फिर अपन कहेंगे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, ऑफ वाइट कलर होता है ना, मतलब वाइट ही होता है, कलर अलग से आइडेंटिफाई नहीं करोगे। उसके बाद कैल्शियम ले लो, पोटेशियम ले लो, सोडियम ले लो, ये सारे जितने भी इसके अंदर आते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम ले लें तो सब वाइट कलर की सब्सटेंस होते हैं, इनका कलर नहीं होता, रंग बिरंगी जिंदगी नहीं है, सफ़ेद जिंदगी है इनकी। बाकी पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं अपन, पी ब्लॉक एलिमेंट भी कुछ कुछ ऐसे ही हैं, कुछ कुछ का मतलब एक्सेप्शंस हैं, साइंस है तो एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा ही होगा, तो उसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन की बात करते हैं तो वो वाइट होते हैं, तभी सोडियम क्लोराइड जो अपन नमक घर में खाते हैं वो वाइट कलर का होता है, क्योंकि सोडियम भी सफ़ेद वो भी सफ़ेद मिलके सफ़ेद ही मिल रहा है हमको, कलर कोई अलग से शो नहीं हो रहा। आयोडीन की बात की जाती है तो आयोडीन पर्पल कलर का होता है जो कि एक्सेप्शन है, अदरवाइज वो क्या होता है, वो भी वाइट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, कुछ जो साइज़ बड़ा हो जाता है उनमें ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, जनरली आप निकालोगे डी ऑर्बिटल को उठा लो तो डी ऑर्बिटल के जितने भी होंगे कंपाउंड वो सारे के सारे कलरफुल होंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट देखा है आप लोगों ने, टाइट्रेशन में काम में लेते हो, K4 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का, जब आप 11th-12th में टाइट्रेशन करते हो तो आप एक पोटेशियम डाइक्रोमेट काम में लोगे, पोटेशियम पर मैग्नेट काम में लोगे टाइट्रेशन के लिए, पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पर मैग्नेट का, और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का सब्सटेंस होता है। तो डाइक्रोमेट मतलब क्रोमियम आयन है, मतलब डी ब्लॉक से रिलेटेड है, ठीक है। पर मैग्नेट में मैग्नीज है जो कि पर्पल कलर, उसकी वजह से पर्पल कलर आ रहा है, क्योंकि पोटेशियम का खुद का तो कलर है नहीं, तो ये कलर्ड आयन होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है। आप लोगों को याद है कल अपन थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने बात की थी कि इनके अंदर क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है। जब आप CFT पढ़ोगे ना, CFT में ये चीज़ आएगी बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर क्या बताते हैं अपन, डी ऑर्बिटल अपने 2 लेवल में टूट जाता है, 2 नीचे चले जाते हैं, 3 ऊपर चले जाते हैं, या 3 ऊपर 3 नीचे 2 ऊपर चले जाएंगे। उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बात समझ में आई? आप लोगों को कह दिया आपके स्कूल में जो है, कई बार आपकी 12th की क्लास जो है कभी लग रही नीचे वाले फ्लोर पे, कभी लग रही है ऊपर वाले फ्लोर पे, बच्चे मूवमेंट करेंगे, इधर से उधर भागते रहेंगे, ठीक है। भागते रहेंगे तो टीचर की नज़रों में आएंगे, दिखाई देंगे कि बच्चा इधर से उधर भाग रहा है, दिखाई देगा, शरारत करेगा, बच्चा पकड़ा जाएगा, ठीक है। जो शांत बैठेगा उसका कोई मतलब नहीं है, वो क्लास में बैठा है भैया, वो शांत बच्चा है। जो इधर से उधर भागता रहेगा ऊपर नीचे फ्लोर पे, वो दिखाई देगा, पकड़ा जाएगा, विजिबल हो जाएगा, विजिबल कह सकते हैं हम लोग शब्द। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन भी यही काम करते हैं, डी ऑर्बिटल खाली होता है, सबका भरा हुआ तो है नहीं, जो लास्ट वाले उन्हीं का भरा हुआ है, बाकी सब तो खाली है। जैसे आयरन ले लो, निकल ले लो, क्रोमियम ले लो, कोबाल्ट ले लो, सबके खाली पड़े डी ऑर्बिटल। तो ये इनके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं, घूमते हैं। क्यों घूमते हैं वो हम देखेंगे आगे, लेकिन इतना समझ लो कि वो भी जैसे बच्चा घूमता है ऊपर नीचे स्कूल में, वैसे वो घूमते रहते हैं। बच्चा घूमेगा स्कूल में तो प्रिंसिपल की नज़रों में आ जाएगा, बार बार ऊपर नीचे फ्लोर पे कूद रहा है, उछल रहा है, ठीक है, तो विजिबल हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जाते हैं तो विजिबल हो जाते हैं, और विजिबल होते हैं तो कलर के साथ विजिबल होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लेके ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आते हैं, मूव करते हैं, तो एनर्जी बाहर निकालते हैं, तो निकालते हैं कलर की फॉर्म में निकालते हैं, इसीलिए वो कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे बच्चों, वो उसमें अपन ने कलर क्यों समझा, क्योंकि यहाँ पे कलर आ रहे हैं। ठीक है, रिलेट कर रही हैं चीज़ें एक दूसरे से, वो ऐसे ही मिलती चलेंगी, क्योंकि हम इसको CFT के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, क्या CFT होती है और उससे में क्या होता है। अब यहाँ समझ में आ गया, एक्सेस में डाला, येलो कलर आ गया आपके पास, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तो येलो कलर दे दिया। अब आपने देखा कि एक बार तो ये कंपाउंड मिला आपको, फिर एक ऐसा कंपाउंड एक और मिला जिसमें आपको क्या पता चला कि भैया पर्पल कलर का है। जब इसका स्ट्रक्चर देखा गया तो पता चला एक क्लोरीन अंदर आ गया, 2 क्लोरीन बाहर हैं, 3 क्लोरीन उसको सेटिस्फाई कर रहे थे वैलेंसी को, अब भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन अब की बार क्या हो गया, वो सेकेंडरी वैलेंसी में बदल गया। बात समझ में आई? अब उसके बाद बच्चों बात करें, इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी में बदल गया तो मतलब इसका वो अफेक्ट हो गया नंबर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो एक और कंपाउंड मिला ग्रीन कलर का, और एक मिला वॉयलेट कलर, या फिर अपन कह सकते हैं कि पर्पलिश, है ना, पर्पलिश कलर जैसा। ठीक है, डार्क पर्पल कलर हम कहेंगे ग्रीन, और ये कलर आपको मिला बच्चों। तो ये जो है ये दोनों कंपाउंड एक जैसे ही हैं, फिर भी कलर आपको अलग अलग मिल रहा है, क्यों? पोजीशन बेसिस पे। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, सिस और ट्रांस कंपाउंड, जिसमें सिस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये मेटल है तो इसके चारों तरफ लिगेंड होंगे। लिगेंड हमने कह दिया 2 टाइप के हैं, A और B। ठीक है, A B, मतलब ये दोनों एक लाइन में ही है तो सिस। और अगर हम चेंज कर दें इनकी पोजीशन, A को यहाँ डाल दो, B को वहाँ डाल दो, ट्रांस, एक दूसरे के आमने सामने ट्रांस, साथ में रहेंगे तो सिस, साथ में रहेंगे तो मिलके रहेंगे, और सामने चलेगा तो लड़ने वाली पोजीशन में आ जाएंगे तो दुश्मन बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात?
तो ट्रांस वाला था तो ग्रीन कलर का आया, ये कलर आया तो समझ में आ गया हमको ये सिस पोजीशन थी। अब आप खुद देखते जा रहे हो, अभी तक 3 क्लोरीन बाहर थे, एक अंदर चला गया, 2 ही क्लोरीन रह गए, फिर 2 अंदर चले गए, 1 क्लोरीन रह गया, और लास्ट में कंडीशन क्या आ गई, जब 3 क्लोरीन तीनों की तीनों अंदर चले गए, मतलब 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन यहाँ पे आ गए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी वैलेंसी इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको 6 ही, कोबाल्ट को क्या चाहिए, 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट होना चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी कंप्लीट हो चाहे नहीं हो, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी फुलफिल होनी चाहिए। बात समझ गए? सेकेंडरी वैलेंसी फुलफिल होने के बाद ही कंपाउंड उसका स्टेबल हो पाता है। तो यहाँ पे अपन ने देखे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड आपको मिले, उससे पता चला कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन सेकेंडरी प्राइमरी में कभी कन्वर्ट नहीं होगी। शब्द को समझो, हमने क्या कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी जो थी आपकी, है ना, जो प्राइमरी वैलेंसी थी, सॉरी, यहाँ पे अपन ने कहा क्लोरीन जो है आपकी प्राइमरी वैलेंसी को शो करता है, लेकिन ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अमोनिया कम हो गए, अमोनिया के मॉलिक्यूल कम होते गए। अगर हम अमोनिया लिमिटेड में डालें तो 5 ही मॉलिक्यूल मिले, इसका मतलब बाकी बचे हुए को क्लोरीन ने कंप्लीट कर लिया, वो चले गए। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल थे तो 2 क्लोरीन और अंदर चले गए, क्लोरीन अवेलेबल थे अपने पास तो वो आ गए COCl3 से, ठीक है। उसके बाद एक और था, वो भी अंदर चला गया, और लास्ट में क्या हुआ, सारे के सारे अंदर चले गए जो कि सेकेंडरी वैलेंसी को फुलफिल कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिले, जब वर्नर ने एक्सपेरिमेंट किया और उससे पता चला कि भाई डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, क्योंकि क्या करते हैं आयंस, क्या पहले ट्राई करते हैं कि जो मेन वैलेंसी है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको फुलफिल किया जाए, प्राइमरी वैलेंसी को हम बाद में भी फुलफिल कर सकते हैं, उसको आयन पे जो आपका मिलेगा कोऑर्डिनेशन फेयर, उस पर चार्ज के थ्रू भी कंप्लीट किया जा सकता है। आपने देखा ना, चार्ज भी रह सकता है कॉम्प्लेक्स पे, लेकिन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन जो अपन ने देखा, डिफरेंट टाइप के अपन ने एग्जांपल देखे IUPAC में, उसमें भी हम लोगों ने यही देखा कि क्या होता है, आपको पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज भी मिल जाता है। ऐसे कंपाउंड भी स्टेबल होते हैं जिन पे चार्ज प्रेजेंट होता है, या वो खुद आयन भी होते हैं, वो भी स्टेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी पहले फुलफिल की जाती है, उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी फुलफिल होती है। बात समझ में आ गई? तो आपकी मेन वैलेंसी है सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि लिगेंड के थ्रू फुलफिल होगी, और जो बची हुई है प्राइमरी, उसको अपन आयन के थ्रू फुलफिल करते हैं। ये वर्नर थ्योरी ने अपनी थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया था। बात समझ में आ गई? पॉइंट क्लियर है बच्चों, वर्नर थ्योरी क्या थी और किस तरह से उसने एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। और यहाँ पे अपन देख सकते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे आप देखो कि कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया के आयन जुड़े हुए हैं, तो 6 आयन अमोनिया के हैं, अगर थिक लाइन से हैं, ये दिख रहा है ना दिखने में ही, इसका मतलब इनमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन को हमको पता है लोन पेयर होंगे, यहाँ भी है, सॉरी इधर बता देते हैं, नीचे की तरफ ये है, इस नाइट्रोजन पे भी है, इस नाइट्रोजन पे भी है। जब ये अपने लोन पेयर किसको दे रहे हैं, कोबाल्ट के d ऑर्बिटल में रखने के लिए वहाँ भेज देते, तो इसका मतलब इसको अपन थिक लाइन से बताते हैं। और प्राइमरी वैलेंसी जो थी आपकी, जो क्लोरीन के थ्रू फुलफिल हो रही है, 3 क्लोरीन के थ्रू, उनको हम लोगों ने किससे बता दिया बच्चों, डॉटेड लाइन से बता दिया। और हमको पता चला कि सेकेंडरी वैलेंसी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए उसको प्राइमरी वैलेंसी भी फुलफिल कर देती है। कई बार कई कंडीशन में प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी को फुलफिल कर देती है, जब क्या होगा आपके पास, जब लिगेंड आपके पास सफिशिएंट नहीं होते, तो प्राइमरी वैलेंसी वाले जो एटम हैं वो भी क्या करते हैं, एज अ लिगेंड वर्क कर जाते हैं, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देख लिया। तो बात समझ में आ गई कि फर्स्ट जो मेटल की वैलेंसी फुलफिल होगी वो कौन सी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी फुलफिल होगी, उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी को फुलफिल करेंगे। तो ये हमें समझ में आ गया प्राइमरी वैलेंसी क्या, सेकेंडरी वैलेंसी क्या, और उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे। ये बात समझ में आ गई बच्चों, ये ईजी रहा हमें इसको समझने में, इसके स्ट्रक्चर को समझने में। अब आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को VBT किस तरह से एक्सप्लेन करता है, उसके बाद हम आगे चलेंगे CFT के बारे में। इज दैट क्लियर? आज जो बड़ा बच्चों समझ में आ गया, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देख ली। कोई डाउट होता है तो डाउट आप लोग पूछ सकते हो, अभी आज वाला समझ में आ गया, कोई डाउट है इसके बारे में? ठीक है, अब बच्चों यहाँ खत्म करते हैं अपन। थैंक यू क्लास। अब आगे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और VBT के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग VBT को अच्छे से समझेंगे, ठीक है।